Student, my name is Neetu. Today we discuss NCERT अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हम आज इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। ठीक है, हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वेद 4 हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद की रचना कब हुई? लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ। कितनी प्रार्थनाएँ ऋग्वेद में? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, किन्हें सूक्त कहा जाता है? प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। ओके, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मीनिंग है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। ठीक है, क्या रचे गए थे? सूक्त रचे गए थे, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए थे। ठीक है, इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो 3 देवता हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम उनके बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं वो देवता। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, कौन से 3 देवता हैं वो? अग्नि है, इंद्र है और सोम है। ठीक है, अग्नि आग के देवता। ठीक है, अग्नि किसके देवता हैं? आग के देवता। इंद्र युद्ध के देवता हैं। ठीक है, और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसे पेय होता है, पीने की चीज़ होती है, उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, पेय बनाया जाता है, इस पौधे से बनाया जाता है। ओके, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी वैदिक प्रार्थनाओं की रचना? ऋषियों ने की थी। ठीक है, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो अध्यापक होते थे उस समय के वो क्या करते थे? विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, ठीक है, इन सब किनको? प्रार्थनाओं को। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं को इन सब चीज़ों में, अक्षरों में और शब्दों में और वाक्यों में बांटकर सस्वर, ठीक है, मतलब बोलकर, पाठ द्वारा कंठस्थ मीन्स याद कराते थे। ठीक है, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, जो अधिकांश सूक्त थे, ठीक है, उनके रचयिता कौन थे? पुरुष थे। ठीक है, वही इन्हें सीखने और सिखाने का कार्य करते कि नहीं? विद्यार्थियों को। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ प्रार्थनाएं थी जिनकी रचना किन्होंने की? महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, जो आज हम भाषा बोलते हैं ये उससे बिल्कुल ही अलग थी। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारत और यूरोपीय परिवार का, ठीक है, भाषा परिवार का ये हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ठीक है, भारत की कौन सी भाषाएं हैं? असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी और सिंधी है। ठीक है, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी। एशिया की भाषा कौन सी है? फारसी है। ठीक है, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे यूरोप की बहुत सी भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ठीक है, आदि इसी परिवार से जुड़ी है। ये सब भाषा किससे जुड़ी है? भारत यूरोपीय परिवार से। ठीक है, ये सब भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इन्हें भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके उदाहरण कुछ। ठीक है, मात्र संस्कृत। ठीक है, ये मात्र है, ये किसका है? संस्कृत वर्ड है। ठीक है, माँ हिंदी, माँ किसका है? हिंदी का है। मदर अंग्रेजी का है। ठीक है, ये शब्द क्या है? इन्हीं भाषा परिवारों का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर प्रदेश है वहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम कौन सी किस परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। ओके, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। कौन सी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है? झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद
का उच्चारण किया जाता था। जो ऋग्वेद है उसको क्या करा था, मतलब पढ़ा, मतलब बोला जाता था, ठीक है, उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, ठीक है, ना कि जैसे हम आजकल पुस्तकों में से पढ़ते, उसे पढ़ते नहीं थे, उसका उच्चारण करते थे, हम उसे बोलते थे, ठीक है, श्रवण करते थे, सुनते थे, ठीक है, और उन्हें बुकों से नहीं पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया, ठीक है, जब इसकी रचना आई थी उसके कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, ठीक है, इसे छापने का काम कब हुआ था, मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है, ठीक है, मतलब इसमें विश्वामित्र नदियों के बीच संवाद दिया गया है। पूजित नदियाँ कौन सी है, ब्यास और सतलुज, ठीक है। हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप अपनी बुक से पढ़ लेना। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखो ये वाला पूरा है पोर्शन, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट तो आप पढ़ लेना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। जहाँ पे ऋषि रहते थे, जिस समाज में, उसमें किसको महत्व दिया जाता था, जो घोड़ों को और गायों को महत्व दिया जाता था, ठीक है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई थी। इसीलिए नदियों की तुलना किससे की गई थी, घोड़ों और गायों से की गई थी, क्योंकि ऋषियों ने इन्हें बहुत ही महत्व दिया गया था, किन्हें, घोड़ों को और गायों को, ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, ठीक है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में किसका जिक्र है, सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, ठीक है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, और गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हमारा ऊपर रह गया था उसे पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ओके, देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ठीक है, ये क्या है, ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है, उसका एक पन्ना है, ठीक है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पे पाई गई है, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है, ये पांडुलिपि कश्मीर से मिली है, ठीक है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक है, इसका उपयोग किया गया था ऋग्वेद को छापने के लिए 150 साल पहले, ठीक है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, ठीक है, इसी पांडुलिपि को देखकर क्या हुआ था, अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है। मावेशी घोड़े और रथ, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मावेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। किसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है ऋग्वेद में, मावेशियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में खास तौर पर पुत्रों के लिए, ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो जनता थी और पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता था, दो शब्दों का इस्तेमाल। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, ठीक है। एक था जन, ठीक है, जन जिसे क्या बोलते हैं, जनता बोलते हैं, ठीक है, जो आज भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला। दूसरा क्या शब्द था, विष था, जिससे क्या निकला है, वैश्य निकला है, ठीक है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसके नाम मिलते हैं, विष और जनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। किस में मिलते हैं ये सब उल्लेख, हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। किस कौन कौन से, पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष, ठीक है, ये उल्लेख मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। ओके, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। मतलब प्रार्थनाओं की जिन्होंने रचना की वो खुद को क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे, ठीक है। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु बोलते थे, और अपने विरोधियों को क्या बोलते थे, दास या दस्यु बोलते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। कौन थे दस्यु, जो लोग यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है।
और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, और वो दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद के समय में दास का मीनिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग दासी, ठीक है, स्त्री के लिए प्रयोग होने लगा, ठीक है, दास दासी, ठीक है, दास या दासी। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता। कौन होते थे? दास, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता, जो स्त्री पुरुष थे, ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना, ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं। ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुई थी? उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना, ओके। महापाषाण, महा बड़ा पाषाण पत्थर, ठीक है, ठीक है, इसे क्या महापाषाण क्या बोलते हैं? महाबड़ा पाषाण या पत्थर बोलते हैं, ठीक है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? लगभग 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी ये? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता था? मतलब कब्रों में मतलब बड़े बड़े महापाषाण की कब्रें बनाई जाती थी जिनमें लोगों को दफनाया जाता था, ओके। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। जो महापाषाण होते थे, जो महापाषाण कब्रें होती थी, वो जमीन के ऊपर ही दिख जाती थी, ठीक है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। जो कुछ कब्रें होती थी वो जमीन के भीतर भी बनाई जाती थी, जिन्हें महापाषाण कहा जाता है, ठीक है। महापाषाण किन्हें कहा जाता है? कब्रों को कहा जाता है, ठीक है, जिनमें बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था, ओके। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजे हुए पत्थर मिलते थे। क्या क्या मिलता था पुरातत्वविदों को? गोलाकार सजे हुए पत्थर मिलते थे। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। कई बार क्या होता था? अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था, ठीक है। ये ही एकमात्र प्रमुख प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। ये जो मतलब अकेला खड़ा पत्थर, ठीक है, और सजा हुआ पत्थर, ठीक है, यही प्रमाण होते थे। ये प्रमाण मिलते थे कि जो पत्थर थे, ठीक है, वो महापाषाण कब्रें हैं, ठीक है। यही दर्शाते थे कि जो पत्थर हैं वो महापाषाण कब्रें हैं, या तो वो सजे हुए मिलते थे या फिर अकेला खड़ा हुआ एक पत्थर मिलता था, जो दर्शाते थे कि ज़मीन के नीचे कब्रें बनाई गई हैं, ओके। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए चित्र, ठीक है, इसे बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिस्ट के बारे में। महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है, ठीक है। महापाषाण के जो ताबूत होते हैं उन सावधानों को क्या कहा जाता है? शिष्ट कहा जाता है। शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, ठीक है। शिष्ट है, इसमें क्या है? ये बड़ा सुराख है, ठीक है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। कहाँ जाने का रास्ता था? ये शिष्ट होल कमरों में जाने का रास्ता था, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। जो मृतक थे उन्हें कहाँ मतलब किस चीज़ के साथ दफनाया? खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था, ओके। इनके साथ मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, ठीक है। क्या क्या मिला इनके साथ? लोहे के औजार मिले हैं, हथियार, घोड़ों के कंकाल, ठीक है, पत्थर और सोने के गहने मिले, ठीक है, इनके पास मिले, इन कंकालों के पास, ठीक है। अब हम अपने सेकंड पेज, ये है ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी। यहाँ से क्या मिला है? व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की कब्र मिली है, कहाँ से? ब्रह्मगिरी से मिली है। उस व्यक्ति की कब्र में क्या मिले हैं? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव, ठीक है, यह भीमा की सहायक नदी गोड़ के किनारे एक जगह है। क्या है इनाम गांव? भीमा की सहायक नदी गोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। कौन लोग रहते थे? जो यहाँ लोग रहते थे वही लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है, 3600-2700 साल पहले, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो जवान लोग थे उन्हें क्या किया जाता था?
गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर, ठीक है, उनका सिर कहाँ गिरा था, उत्तर की ओर गिरा था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार क्या करते थे ये लोग, उन्हें घर के अंदर ही दफना देते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, ठीक है। जो कि ये लोग क्या करते थे, जो मतलब जो खाना या पीने के उनके बर्तन होते उनको भी इनके साथ रख दिया जाता था, ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन के चारों पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया है, ठीक है। एक आदमी को क्या किया, मतलब 5 कमरों वाले मकान, मतलब एक मकान था जिसमें 5 कमरे थे, उसमें एक आंगन था, उसमें 4 पैरों वाला एक मिट्टी का संदूक था, उसमें उसको दफनाया गया, ठीक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, ठीक है। इस घर में क्या था, एक अनाज का गोदाम भी था, ठीक है। शव के पैर मुड़े हुए थे, जो शव था उसके पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के कंकाल को पहचाना तो उसकी हाइट से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसका आकार, बच्चे का आकार छोटा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। जो कंकाल है उसको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, उसकी हड्डियों की पहचान है, ठीक है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। जो महिलाएं होती है वो बच्चों को जन्म देती है, क्यों जन्म देती है, इसलिए उनका जो कटी प्रदेश है, मतलब पीछे का हिस्सा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए उनको इस चीज़ से उनकी हड्डियों की पहचान करके उनको पहचाना जा सकता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है। चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य कब थे, आज से 2000 साल पहले, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। उन्होंने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है, किताब लिखी है। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती थी। वो कहते थे कि जो मनुष्य का शरीर था उसमें कितनी हड्डियाँ, 360 हड्डियाँ होती थी। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो मतलब जो चरक नामक वैद्य थे, इन्होंने 360 हड्डियों के बारे में बताया है। जो विज्ञान है हमारा, उसने 206 हड्डियों के बारे में बताया था, जो कि इन हड्डियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियाँ के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई। जो चरक वैद्य थे उन्होंने इन मतलब किसको जोड़ा था, दांत को, हड्डियों को और कार्टिलेज के जोड़कर ये संख्या बताई होगी, ठीक है। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनाम गाँव में। इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले, ठीक है। इन पुरातत्वविदों को किस चीज़ के अवशेष मिले हैं, गेहूँ के, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सब के बीज मिले, ठीक है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली, जो कई जानवर थे उनकी हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों में पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कई हड्डियां मिली हैं, उन पर काटने के निशान मिलेंगे, ठीक है, मीन्स दांतों के निशान मिले, जिनसे यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ से पाई गई है, इनाम गाँव से पाई गई है, ओके। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। जो ये लोग थे, ठीक है, वहाँ से वो लोग क्या करते, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ क्या करते थे, इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अन्यत्र में, ठीक है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं लेखन कला के सबसे उदाहरण, हमें चीन से मिलते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी अपने चैनल पर बनाए हुए हैं वीडियो में, आप इसको जाके आप मेरे चैनल की विज़िट करके देख सकते हैं, ओके। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।